हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ हर साल बहुत सारे बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि अपना वे टॉप तक बना पाते हैं। और आज हम एक ऐसे टॉपर के साथ हैं जो कि आपको आपकी नीट प्रिपरेशन में गाइड आउट करेंगे। और जो भी आपकी जो बेसिक क्वेरीज रहती हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि एक नीट टॉपर को जो रेस्ट ऑफ द जनता होती है उनसे सेपरेट करती है। और मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक ये फिगर आउट कर लेंगे कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ नीट टॉपर। सो वेलकम अमृतांश। सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा यार तुम्हें कि तुमने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की। सो एक बार तुम अपने इंट्रोडक्शन दे दो यार अपनी ऑडियंस को कि तुम्हारी रैंक कितनी आई वगैरह वगैरह, जो तुम अपना इंट्रोडक्शन में बताना चाहो। तो थैंक यू सुमन्यु। मेरा नाम अमृतांश निगम है एंड आई एम फ्रॉम नोएडा। माय रैंक इन नीट 2023 वाज 22 ऑल इंडिया। एंड यस। हम्म। हाँ यार अमृतांश, तुमने मार्क्स तो बहुत ही अच्छे सिक्योर किए हैं, मतलब 711 आउट ऑफ 720 यार। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया, मतलब एक तो क्वेश्चन छोड़ ही दिया, मतलब कि जो था, मतलब कि सिर्फ दो क्वेश्चन का मार्जिन रखा तुमने। तो यार अगर तुम मतलब कि अपनी स्टोरी को अगर थोड़ा एक लाइन में बताना चाहो पूरी, कि नीट की तुम्हारी क्या स्टोरी रही 11th 12th की प्रिपरेशन की, तो तुम क्या बताना चाहोगे? मेरी स्टोरी अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मेरी यही रही है कि कंसिस्टेंटली काम करना। कंसिस्टेंटली मैंने काम किया, नॉट बॉदरिंग दैट मच अबाउट द मार्क्स, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अपनी लिमिट के अंदर काम करते रहूँगा तो मुझे मैक्सिमम आउटपुट भी मिलने वाला है। एंड दैट वाज द रिजल्ट दिस टाइम। सो मुझे हम्म। इतना नीट की चिंता एंड मोमेंट पे ही हुई, साल भर इतनी नहीं हुई थी। मैंने क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कर लूँगा। सो हम्म। दैट कंसिस्टेंसी जो थी मेरे काम में, उसी ने मुझ में भरोसा डाला कि मैं कर लूँगा। बढ़िया यार। तो अब ये बताओ, जैसे कि नीट का रिजल्ट चलो कुछ टाइम पहले आया, एक महीना हो गया आए हुए, लेकिन जब नीट का रिजल्ट आया था, मतलब तब कैसी फीलिंग थी? मतलब जब तुमने नीट का रिजल्ट खोला और सामने लिखा हुआ था AIR 22, तो कैसा लगा था तुम? तो बस उस टाइम बहुत हाइप रहती है, वेबसाइट भी कई बार क्रैश कर रही होती है। हम्म। लेकिन जब खोल के देखा, फाइनली खुल गया, तो सब घर में सब मम्मी पापा और भाई और मैं, सब लोग खुशी से कूद गए। हम्म। और मम्मी पापा ने हक करा मुझे काफ़ी ज़ोर से। वो मोमेंट तो बिल्कुल मतलब ज़िंदगी भर याद रहता है कि इतनी थोड़ी सी मोमेंट की इतनी सारी खुशी जो मिलती है, वो लाइफ हम्म। लॉन्ग रहती है आपके साथ। वो सही में यार, अनकम्पेरेबल है। सही में क्या फीलिंग रही होगी, मतलब कि मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ। और जैसे मतलब यार मेरा तो काफ़ी, जब मैं 11th 12th में खुद प्रिपरेशन कर रहा था और 10th, मतलब कि पहले से मेरा एक ये डाउट रहता था यार कि ऐसा क्या चीज़ है यार जो तुम्हें लगता है कि एक टॉपर में अलग होती है, और मतलब कि जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो 20 लाख स्टूडेंट्स बाकी अपीयर कर रहे हैं जो कि अपना नहीं कर पाए इतना सही स्कोर, उनमें क्या डिफरेंस होता है ऐसा? तुम में क्या ऐसा डिफरेंस था जो कि तुम्हें सेपरेट किया रेस्ट ऑफ द पब्लिक से? आई थिंक दो चीज़ें होती हैं। दो टाइप के लोग हुँ। होते हैं एस्पिरेंट्स, जो कि एक होते हैं जो काम को बहुत डिले करते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, हुँ। जिनमें डिसिप्लिन नहीं होता। और एक होते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं लेकिन वो डरते बहुत हैं। हुँ। तो हमें दोनों को ही रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि इट्स लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। आपको दोनों तरफ से अटैक कर रही है, आपको दोनों तरफ से खुद को डिफेंड करना है। तो फिर हुँ। डिसिप्लिन को रोकने का तरीका है कंसिस्टेंसी, एंड डर को रोकने का तरीका है फोकस। बिकॉज़ डर के चक्कर में लोग कई सारे सोर्सेज़ से पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड अल्टीमेटली टाइम वेस्ट ही होता है। हुँ। द मोर यू आर टारगेटेड, द मोर यू आर डिटरमाइंड, आप उतने इफेक्टिवली अपने टाइम को उसमें दे पाओगे विदाउट गेटिंग टायर्ड एज मच। क्योंकि लोग डर के मारे इधर किसी बुक से पढ़ लिया, उस कोचिंग से पढ़ लिया, उस कोचिंग से पढ़ लिया, वहाँ पे सब खिचड़ी पक जाती है। और जो हुँ। लोग ये सोच के चलते हैं कि अभी बहुत टाइम है, आगे कर लेंगे, उनके लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़रूरी है कि
इतने दिन में मुझे इतने गोल्स मैंने फिक्स करे हैं, इतना तो पूरा करना ही है मुझे, मैं इसको डिले नहीं कर सकता। मतलब पूरा ना कर पाऊँ तो 95% 90% तो कर ही लूँ हम्म। जितना, क्योंकि फिर लोग एंड में आके 12th में आके शुरू में पूछते हैं कि 11th का बैकलॉग कैसे पूरा होगा। हाँ। उस उसके लिए सिंसियरिटी शुरू से होगी तो बैकलॉग कभी बनेगा ही नहीं, और थोड़ा बहुत भी होगा तो वो बीच में स्पेस मिल जाता है हम लोगों को कवर करने के लिए। हम्म। तो ये दो चीज़ें हैं, एक डिसिप्लिन और एक फोकस। तो यार, अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ कि जो अभी इस अमृतांश ने कहा कि कौन-सी ऐसी क्वालिटी होती है जो कि डिफरेंट बनाती है टॉपर्स को रेस्ट ऑफ द पब्लिक से, कि एक तो यार प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना तुमको, ठीक है ना? मतलब कि जो तुमने डेली टारगेट्स बना रखे हैं अपने, वो तुम्हें कोशिश करनी है कि मैं रात को सोने से पहले जब मैं बेड पे जाऊँ सोने के लिए, वो कंप्लीट करके जाऊँ यार। कि भले ही चाहे कभी-कभार ऐसा भी होगा कि तुम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कभी-कभार होता है कि हम टारगेट ज़्यादा सेट कर देते हैं, लेकिन ट्राई करो यार तुम उसका 90-95% करके सो, ताकि तुम में एक सैटिस्फैक्शन हो जाता हो कि हाँ यार, मैंने काम किया है अपना। और दूसरा यार, डर डर के कारण ना कई बार बच्चे, जैसे अमिताभ ने कहा, कि अलग-अलग रिसोर्सेज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि इतने रेलेवेंट होते भी नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर वो एंड में क्या होता है कि उन्होंने कोई भी रिसोर्स अच्छे से नहीं किया होता है। तो एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की काफ़ी ज़रूरत है यार, जो कि एक टॉपर को यार उस बाकी जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उससे सेपरेट करती है। अच्छा यार, एक मैं अब अमृतांश की एक बार अचीवमेंट्स तुम लोगों को बता देता हूँ यार, क्योंकि बहुत सारी हैं, मैंने भी लिख के रख रखी हैं वो। तो एक बार मैं तुमको बताना चाहूँगा। तो अमृतांश की, जैसे उसने बताया कि नीट 2023 में एआई या 22 आई है, और उसने जेई मेंस में भी अपीयर किया था, जिसमें उसकी परसेंटाइल 99.85 परसेंटाइल आई है यार, जो कि काफ़ी बढ़िया है परसेंटाइल। इवन जेई मेंस के खुद के एस्पिरेंट्स की इतनी नहीं आ पाती। और उसने सीयूईटी भी दिया था, जिसमें उसकी पीसीबी में तीनों में 100 परसेंटाइल आई है। और वो बायोलॉजी ओसीएससी कैम में भी सिलेक्ट हुआ था, इवन इन 10th क्लास, जबकि 12th क्लास के बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते, इवन मैं भी नहीं हो पाया था ओसीएससी में तो। और क्या कहते हैं, वो आईबीओ में सिल्वर मेडलिस्ट लेकर था, पूरे वर्ल्ड में सिल्वर मेडल लेकर आया था वो 11th क्लास में। उसने एनटीएससी भी क्वालिफाई कर रखा है। और अमृतांश की केवीपीआई ऐसे स्ट्रीम में ए आई आर 74 आई थी यार। और अमृतांश का एनएससीसी भी क्लियर होता है यार, बहुत बढ़िया यार। अब अमृतांश, ये बताओ, क्या कहते हैं, तुम्हें ऐसा पहले लग रहा था कि मतलब नीट देने से पहले कि यार एम्स तो हो जाएगा यार, मतलब तुम्हें पहले से इतना कॉन्फिडेंस था कि यार हाँ यार, एम्स तो मैं कर ही दूंगा? हाँ, मतलब जो हमारे लास्ट के टेस्ट सीरीज चलती है, हम्म। उसमें कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन एंड में आते आते ये भरोसा हो गया था कि एम्स तो निकाल ही लूंगा। अदरवाइज मतलब इतना मुझे अटैचमेंट था नहीं, मुझे इतना पता था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और जो कॉलेज मिलेगा मैं उससे खुश रहूंगा। हम्म। बट हाँ, एक ये तो एस्पिरेशन रहती है कि एम्स मिल जाएगा, तो लास्ट वीक यही भगवान से प्रे करता था कि एम्स तो हो जाए, एम्स तो हो जाए। हम्म। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस तो था। मतलब कि हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है ना कि यार, जो टॉपर्स को पहले से ही लग रहा होता है कि वो एम्स मिल जाएगा यार उनको, यार वो भी थोड़े वो उसमें हिचकिचाहट में रहते हैं कि नहीं यार, क्या पता यार हो या ना हो। मतलब, लेकिन काफ़ी कॉमन डाउट रहता है, मेरा भी रहता था ये तो काफ़ी, कि ऐसा उनमें भी वैसी फीलिंग्स आती हैं कि नहीं। एक ये बताओ तुम कि मुझे ये पूछना है कि तुमको क्या लगता है कि ज़्यादातर जो बच्चे कर रहे होते हैं, वो कहाँ गलती कर रहे होते हैं, या मतलब उनके डूज़ एंड डोंट्स क्या होने चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, कि ये उनको चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ से उनको थोड़ा बच के रहना चाहिए, या और ये चीज़ करनी चाहिए उनको जो नहीं कर रहे हैं वो? गलतियाँ इसमें कई फ़ील्ड्स को कवर कर सकते हैं, मैं इसमें कई पॉइंट्स पे इलैबोरेट करना चाहूँगा मैं। हुँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी, तो उसमें जब हम फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, देन इतना डिटेल पे ना जाने के बजाय हमें उसपे ब्रॉडली कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। नॉट कि उसी टाइम हम लोग एनसीईआरटी की फाइन डिटेल्स को कैच करने लगे, क्योंकि वो टाइम आप नीट के क्लोज़ रखो, तब आपको याद रहेगा फ्रेश। उस टाइम पे आप एज़ मच एज़ प्रैक्टिस और एज़ मच एज़ क्या कहते हैं, क्लास पे ध्यान दो। क्लासेस को अवॉइड नहीं करना है, एक तो कोचिंग की। वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है जब व्हेन यू आर रीडिंग इट फर्स्ट टाइम, बिकॉज़ अगर वहाँ पे नहीं बना कॉन्सेप्ट, फिर आप वही बैकलॉग की प्रॉब्लम में फँस जाओगे, एंड दैट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर दैट। तो हुँ। फिर जब पहली बार आया तभी उसको 80% 90% कंसोलिडेट कर लो। सो आपको बाद में आके प्रॉब्लम नहीं होगी। हुँ। उसके बाद एक मेरी अप्रोच रहती थी कि क्लास में कुछ हुआ,
दिमाग ने जितना रिटेन किया उसको चेक करने का मेरा ये तरीका रहता था कि फर्स्ट आई वुड सॉल्व क्वेश्चंस, देन मैं देखूंगा कि कहाँ पे मुझे याद नहीं था और उसकी थ्योरी पढ़ूंगा, क्योंकि जो हुँ, दिमाग को याद हो गया वो तो याद हो गया एंड क्वेश्चन से भी वो रीइंफोर्स हो गया, जो मिस आउट हो गया उसको मैं पढ़ लूंगा, तो फिर हुँ, ऐसे ग्राउंड जल्दी कवर हो जाता था मेरा एक हाँ, टॉपिक का। एंड वो भी कि फर्स्ट टाइम पढ़ो तो इतना डिटेल्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती थी मुझे, हुँ, बाद में आके रिविजन के टाइम पे उसको डिटेल्स की फाइन ट्यूनिंग करी मैंने, फर्स्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट्स स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड देन फिर बायो जब आती है, बायो में कई रटने वाले चैप्टर्स होते हैं। सो लोग क्या करते हैं, एक तो मेकिंग निमोनिक्स इज गुड, बट इट्स बेटर कि यू अंडरस्टैंड इट इन अ विजुअल वे, फिर आप किसी को हुँ, समझा भी सकते हो। अब कहाँ तक आप निमोनिक्स याद करते रहोगे, सो जैसे हाँ, वो मॉर्फोलॉजी आती है, एनिमल किंगडम आते हैं, आई सजेस्ट कि उसमें आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो, तो वो विजुअल हुँ, मेमोरी में जल्दी स्टोर होता है। मैंने तो यही किया था कि जैसे मॉर्फोलॉजी में है, तो मैंने अपने आसपास जो मुझे दिखे प्लांट्स, उनके थ्रू हुँ, स्टडी कर लिया उसे। वो करना भी आसान है क्योंकि हाँ, ज़्यादा टिपिकल प्लांट्स देते नहीं, वो कॉमन प्लांट्स के ही है एनसीईआरटी में मेंशन। हुँ, और फिर एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम आप क्या कहते हैं, यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं, तो उस एनिमल से रिलेटेड आप वीडियोस देख लो, और हुँ, फिर कहीं कहीं ना कहीं नाम याद करने की बात आती है, तो फिर उस पिक्चर को सामने रखो और 2-3 बार उसका नाम रिपीट कर लो, तो वो हुँ, ऑटोमेटिकली उसके साथ एसोसिएट होकर याद हो जाएगा। सो मेमोराइज करने का बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ के लिंक्स बनाओ, आर्बिटरी भी हो सकते हैं, एक्चुअल भी हो सकते हैं। सो हुँ, आर्बिटरी लिंक्स जनरली उस चीज़ में काम आते हैं जो आप रियल लाइफ से एसोसिएट नहीं कर सकते, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तो वहाँ पे आप अपने मन से कोई भी स्टोरी बना सकते हो, एक निमोनिक बना सकते हो, वो उसको इफेक्टिवली याद कराएगा। बट आई थिंक बायोलॉजी के लिए ये ज़रूरी नहीं है, आप फोटोज़ देख सकते हो, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हो, वो आपको जल्दी पकड़ाएगा। तो मैंने भी अपने दोस्तों में देखा मॉर्फोलॉजी एंड एनिमल किंगडम से बहुत सफ़र करते थे। हुँ, सो आई सजेस्टेड कि इस तरीके से करो एंड उनको हेल्प मिली। और इन सब चैप्टर्स को समराइज करने की इम्पोर्टेंट होती है कि यू मेक अ टेबल, जैसे हुँ, प्लांट फैमिलीज जो आती हैं उसके हम टेबल बनाएंगे तो उनको कंपेयर करके याद करना ज़्यादा आसान होता है। हाँ, एंड एनिमल किंगडम में तो ऑलरेडी एनसीईआरटी में टेबल दे ही रखी है, सो हुँ, जस्ट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम थोड़ा अपने पर्सनल लेवल पे एग्जांपल्स वगैरह ऐड करके बना सकते हैं। हुँ, अब फिर जब क्या कहते हैं, उसके बाद टेस्ट की बात आती है। जब टेस्ट लोग होता है तो टेस्ट की गलतियाँ देख के लोग निराश हो जाते हैं सबसे पहले। तो वो मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैं नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ मैं भी, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ठीक है, आपको बुरा लगा, आपने एक्सपेक्टेड परफ़ॉर्म नहीं किया, बट उस गलतियों को आप अपना दोस्त बनाओ, उससे सीखो कि ये हुँ, गलती हुई है तो आगे ये गलती नहीं होगी, इसलिए गलती हुई है। सो बी थैंकफुल कि वो आपने गलती कर दी यहाँ पे। आपको कुछ नया सीखने को मिला, बी हैप्पी अबाउट दैट। और उस चीज़ को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो और उसको भी डिले ना करें, क्योंकि टेस्ट होते रहेंगे और फिर पीछे की मिस्टेक्स पाइल अप होती रहेंगी। आप उसको हुँ, दिमाग में रिकॉर्ड नहीं करोगे, कहीं कॉपी में रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो फिर रिपीट हो सकती है, तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ उस गलती को करने का। तो उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। हुँ, देन आती है एनसीईआरटी रीडिंग की बात। तो उसमें भी दिमाग की ये आदत होती है कि जो-जो उसको रिलेवेंट दिखता है ब्रॉडली, उसको पहले फ़िल्टर कर लेता है और जो फाइन डिटेल्स हैं वो मिस हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ो तो ये चल जाएगा, बट जब आप उसे रिपीट करो, सो ट्राई टू कैच द डिटेल्स। इवन मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट कर रखी थी। उसके बाद भी कि हाइलाइट करके लगता है कि हाँ, अब तो सभी पकड़ लिया होगा, लेकिन उसके हाँ। बाद भी मैंने एक बार पूरी रीड करी तो कुछ ना कुछ बीच में मिस हुआ मिल जाता था। हर सो बार रीडिंग पे कुछ नया मिलता था हाँ, मुझे, तो यही होता था मेरे साथ। मिल ही जाता, हाँ, सबको मिलता है वो। और फिर अब कुछ आपको पेक्यूलियर मिल गया जो आपको समझ नहीं आया, ये कहाँ से आ गया, ये तो अभी तक समझ नहीं हुँ, आया था। सो गो एंड डिस्कस इट विद योर टीचर्स, विद योर फ्रेंड्स, तो आपको कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड मिल जाएगा उसको याद रखने का। हुँ, सो हाँ, और अगर ऐसा हो कि वो नहीं याद हो रहा, तो मैंने तो लास्ट के 1 मंथ में बायोलॉजी के लिए स्पेशली एक छोटी-सी कॉपी बना ली थी, जो बिल्कुल पतली वाली आती है। अच्छा। तो उसमें जो-जो ऑकवर्ड लाइन्स थी मैंने लिख ली। तो मैंने हुँ, नीट के 1 दिन पहले बस उन्हें रिवाइज़ किया था कि बाय चांस कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन वैसा आ जाए और मुझे ऑब्वियस ना लगे। तो मैं हुँ, एनसीईआरटी एटलीस्ट याद है मुझे, वो अजीब लाइन्स हैं, वहाँ से मैं सॉल्व कर लूँगा। तो हुँ, ये भी एक तरीका है। एनसीईआरटी पढ़ते वक़्त इसी का ध्यान रखना होता है, नॉट टू मिस एनीथिंग। इवन डायग्राम्स के आस-पास भी चीज़ें लिखी होती हैं, हाँ, वो चीज़ें देखनी होती हैं। एंड कभी-कभी एनसीईआरटी कोई चीज़ इनकम्प्लीट छोड़ देती है, उस चीज़ों को भी आपको डिस्कस करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टीचर से पूछ लो। सो हुँ। आपको वहाँ पे एक फाउंडेशन मिल जाएगी कि ये बताना क्या चाह रहा था एनसीईआरटी, जो आधे रास्ते में छोड़ दिया। हाँ, फिर एग्ज़ाम में भी जब वो स्टेटमेंट आती है तब डाउट नहीं आता आपके मन में हाँ, कि ये सही है कि नहीं है ये? हाँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ, सो यही है। फिर और हाँ, लोग फिज़िक्स की एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं, बैक एक्सरसाइज़ेज़ को अवॉइड करते हैं। दोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में डायरेक्टली छाप के क्वेश्चन आ जाते हैं बैक बैक एक्सरसाइज़ेज़ से। हुँ, पिछले कुछ सालों से ऐसा ही रहा है। तो बैक एक्सरसाइज़ेज़ में इवन
जो इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं कई सारी उसमें। फिजिक्स की एनसीईआरटी मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैशन से लिखी गई है सारी एनसीईआरटीज़ में, तो हुँ, उसको भी पैशन से सॉल्व करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड न्यूमेरिकल्स जो हैं मैनुअली ना सॉल्व करो आप, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, बट एटलीस्ट गेट योर कॉन्सेप्ट क्लियर। हुँ। बल्कि मैं तो यही कहता था कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो बैक एक्सरसाइज में दे रखे होते हैं, बल्कि उनको चाहे तुम वैसे सोल्व भी ना करो, तुम ना उसके जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें अपने माइंड में सोचो कि ये कैसे मैं इसको अप्रोच हाँ, करूंगा, क्योंकि प्रोसेस थिंक एटलीस्ट सोच लो। हाँ, कि थिंकिंग आपकी डेवलप हो, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो मुझे लगता है कि जो पहले एम्स पेपर बनता था वो उसके लेवल के क्वेश्चंस दे आर बियॉन्ड द नीट लेवल, इवन द जेई मेंस लेवल के भी ऊपर है वो। अगर तुम करने बैठे सही में तो तुमको लगता है कि भैया एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो तुम्हारे सही में कहीं अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और जैसे अमृतांश ने पहले कहा कि यार तुम लोग एनसीईआरटी को जब पढ़ो तो उसकी फाइन डिटेल्स पे ज़रूर फोकस करना यार, कि कोई मिस आउट ना हो जाए चीज़, क्योंकि यार अब देखो नीट पूरा एनसीईआरटी बेस हो ही गया है वैसे भी, तो ऐसा कोई अपना एक्सपेक्ट छोड़ो ही नहीं ना एनसीईआरटी का, कि यार अगली बार उससे क्वेश्चन आए जो तुमने छोड़ दिया और तुम्हें वैसे लगता भी रहे कि हमेशा कि यार मैंने एनसीईआरटी तो पढ़ रखी थी, पता नहीं कैसे मिस हो गया। मतलब कि उसके हर एक डिटेल पे ज़रूर फोकस करना, और मतलब कि ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, क्योंकि हर बार जब पढ़ते हैं एक नई चीज़ हर बार मिलती है। तो अमितांश, जैसे तुमने काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी जो डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए नीट एस्पिरेंट के लिए। अब हम आते हैं ना सब्जेक्ट वाइज़ अप्रोच पे चलते हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना चाहिए। तो तुम बताओ कि तुम्हारा फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था और जो तुम्हें पसंद नहीं था कौन-सा सब्जेक्ट, ऐसा कौन-सा था? इंटरेस्ट तो बायो में ही था मेरा ज़्यादा, बट मैं हुँ, और सबसे कम केमिस्ट्री अच्छी लगती थी। तो लेकिन एंड में आते-आते जब आप नीट देने के लिए रेडी हो जाते हो तो आप किसी सब्जेक्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हुँ, क्योंकि पढ़ते-पढ़ते या तो कह लो तीनों से बराबर प्यार हो जाता है, तीनों से बराबर नफ़रत हो हाँ, जाती है। तो हाँ, शुरू में केमिस्ट्री बोरिंग लगती थी, हुँ, क्योंकि बायो में एक वो रहता है कि हाँ, इतना एक्सप्लोरेटिव है, और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स जो थे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको विजुअलाइज करना। केमिस्ट्री कहीं बीच में रह जाती थी तो इसलिए थोड़ी हुँ, लेफ्ट आउट रहती थी। लेकिन एंड में आते-आते सबको आपको नॉर्मलाइज़ करना पड़ता है। फिर अब मैं सब्जेक्ट वाइज़ बात करूँ, सो फिज़िक्स क्या है, फर्स्ट आप कॉन्सेप्ट समझो थ्रू एग्ज़ाम्पल्स। अ, पहले न्यूमेरिकल्स को टारगेट करो, उसके बाद थ्योरी पढ़ना। तो फिर या फिर उल्टा भी कर सकते हो जैसे कंफर्टेबल लगे, बट मुझे ऐसे लगता था कि पहले न्यूमेरिकल्स करनी चाहिए फिर थ्योरी, क्योंकि फिर आपने एक चीज़ मास्टर कर ली, आप उसके अराउंड की चीज़ें जो थ्योरी में पढ़ रहे हो, आपको उसका बैकग्राउंड और अच्छे से समझ आएगा हुँ, कि आप उस वर्किंग को अप्लाई कर पा रहे थे, वो वर्किंग कैसे चल रही थी, वो आपको समझ आएगी। हुँ, मतलब इट्स लाइक कि आपने एक मशीन को चलते हुए देख लिया और उसके चलने को समझ बाद में रहे हो। हाँ, हाँ, सो फिज़िक्स में यही रहता था, ट्राई टू डू एज़ मच एज़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ट्राई टू गो बियॉन्ड नीट लेवल, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएँ, एंड हुँ। आई गेस जेईई मेंस के क्वेश्चन इसके लिए सफिशिएंट रहते हैं। और एचसी ये वर्मा बताओ में। कि तुमने मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स के लिए कौन-सी बुक की है, थ्योरी के लिए कौन-कौन सी बुक्स की, फिज़िक्स के लिए? मतलब अगर हाँ, बुक्स के बारे में एलैबोरेट करना चाहो? हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने भी शुरू में एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करी थी। हुँ, पहले तो एचसी वर्मा ही सॉल्व करता था एंड कोचिंग मॉड्यूल, हुँ, क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल में कलेक्शन अच्छा रहता है क्वेश्चंस का। एचसी वर्मा उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए काफ़ी हद तक, बिकॉज़ दे मेक यू सॉल्व क्वेश्चंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो हुँ। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे एक साथ पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। हाँ, मतलब लास्ट में जाते-जाते तो पूरे जितने भी आपके पहले क्वेश्चन कर रखे हाँ, होते हैं, सारे के एक साथ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उसमें। वही। तो उसके थ्रू वर्कआउट करोगे तो हो जाएगा। एंड वन थिंग ऑल्सो, मैं डेरिवेशंस को भी अपने एंड से प्रैक्टिस करता था कि नॉट बिकॉज़ मुझे बोर्ड्स के लिए टारगेट था मेरा, उसमें हेल्प तो मिल ही गई। इसलिए भी कि उससे भी आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग समझ आती है कि आप मैथमेटिक्स को कितना हैंडल कर पा रहे हो। हुँ, आप फिज़िक्स में जो कॉन्सेप्चुअल फ्लो है, वो आप एक्वायर कर पाए कि नहीं। तो कहीं फँस गए तो आप असिस्टेंस लोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा हाँ, इसके बाद ये हो रहा है। हुँ, तो डेरिवेशंस बेसिकली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक ग्राउंड वर्क दे देती हैं। हुँ। और ये भी हो जाता है कि आपको हर फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। हाँ, मतलब इसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहूँगा कि जैसे अमिताभ ने बोला कि यार डेरिवेशंस भी तुम करा करो, क्योंकि यार देखो मतलब कि मैं मानता हूँ कि जो फ़ॉर्मूलाज़ है एंड टाइम पे तुम्हें फ़ॉर्मूलाज़ रटे होने चाहिए, तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए। लेकिन मान लो कि कभी तुम्हारे साथ एग्ज़ाम में ऐसा हो गया कि तुम्हें फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा, लेकिन यू शुड बी इन द पोज़ीशन टू डिराइव दैट फ़ॉर्मूला एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, कि मतलब कि तुम्हें 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए कि भाई तुम उस फ़ॉर्मूला को तभी उठा के डिराइव कर लो। मान लो अगर तुम्हें किसी का सेंटर ऑफ मास भी याद नहीं आ रहा, कि मान लो हेमिस्फीयर का कहाँ होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का कहाँ होता है, तो तुम इस पोजीशन में होने चाहिए कि तुम 1-2 मिनट लगाओगे लेकिन तुम डिराइव करके उसका सही आंसर निकाल लोगे। जिससे और कभी-कभार ना ये भी होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो डेरिवेशन के एंड फार्मूला को टारगेट करके नहीं बने होते, कि डेरिवेशन के एक मिड पॉइंट को उठा लेते हैं वो, कि हाँ यार, तुम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करके तुम्हारा पूरा आंसर आ जाएगा।
जबकि अगर तुम एंड फार्मूला के भरोसे अगर रहोगे तो तुम्हें वापस पूरी डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो तुम अगर पूरी डेरिवेशन तुम्हें आती हो तो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट ही होता है, और इवन तो बोर्ड्स में भी हेल्प मिल जाती है, अंत में तुम्हें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर फिजिक्स की जब थ्योरी की बात आई तो हुँ, वंस द सिलेबस के मतलब जब टाइम मिलता था, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सफिशिएंट हो गई तो उसके बाद थ्योरी पढ़ लेता था। एंड उसके भी मैंने नोट्स बनाए थ्योरी के, जो पॉइंट्स याद करने वाले थे उनके हुँ, शॉर्ट में मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में नोट्स बना के गूगल ड्राइव में सेव कर लिए थे, तो वो भी नीट के एंड टाइम के रिवीजन में बहुत हेल्पफुल थे। हुँ, बिकॉज एनसीईआरटी में टेबल्स वगैरह हैं, तो उनको हम एनालाइज करें तो कई चीज़ें रिवील होती हैं। हुँ, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में टेबल है, तो उसको हम अगर थोड़ा सा उसको एनालाइज करें तो उसमें एक लाइन लिखी रहती है कि सॉलिड्स का मोलर हीट कैपेसिटी 3R के इक्वल होती है। हाँ, तो उसको डेटा को एनालाइज किया तो फिर वो बात हाँ प्रूव हुई कि हाँ 3R के क्लोज ही होती है। हुँ, तो ऐसी चीज़ें करने से थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है और कॉन्सेप्ट आपका और फ्लरिश होता है। हुँ, ये भी देखना चाहिए हमें। एंड 11th की थ्योरी 11th की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 12th की, क्योंकि 12th की बोर्ड्स में भी हेल्प करती है एंड हुँ, चैप्टर्स भी मॉडर्न फिजिक्स वाले जो हैं स्पेशली, अभी उनमें जो न्यूमेरिकल्स एक्चुअल होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, हुँ, जितने एनसीईआरटी लेवल में इंट्रोड्यूस नहीं है, सो वो चैप्टर्स थ्योरी के अराउंड ज़्यादा रिवॉल्व करते हैं। तो वहाँ 12th में थ्योरी की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। हुँ, तो 12th में मैं सजेस्ट करूँगा कि शुरू से एनसीईआरटी रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। हुँ, 11th के बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा न्यूमेरिकल हुँ, डोमिनेटिंग है, और 12th में थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हुँ, देन केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट्स का अप्रोच अलग रहता था। फिजिकल केमिस्ट्री तो मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड रहती थी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, प्रैक्टिस के थ्रू हो गया। हुँ, फिर वो जो इक्विलिब्रियम आता है उसकी एक फॉर्मूला शीट बना ली थी उसको, हुँ, कई बार देख लिया एंड उसकी भी डेरिवेशंस मैंने प्रैक्टिस करी, हाँ। क्योंकि वहाँ पे भी जहाँ भी मुझे लगता था कि फॉर्मूला मुझे याद नहीं हो रहा तो मैं उसकी रूट्स को समझने की कोशिश करता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि यार हमारे पास वैसे भी बहुत सारी चीज़ें याद करने की, इनऑर्गेनिक हाँ, भी याद करनी है, बायोलॉजी भी याद करनी है, तो मतलब ये हाँ, डेरिवेशंस याद करके काफ़ी बेनिफिट हो ही जाता है यार अल्टीमेटली। हाँ, लोड ही कम होता है आप पे। हाँ, सही बात है। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को जितना लेके चलोगे उससे आप कई चीज़ें निकाल सकते हो। हुँ, इंस्टेड ऑफ लर्निंग एवरी एंड थिंग यू लर्न व्हाट्स इन द रूट। हुँ, तो फिर ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस एंड थ्योरी भी एनसीईआरटी की स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको भी सीधा रीड करके बस याद ही करना है। देन अगेन यहाँ पे भी 12th में थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। हुँ, फिर उसके भी मैंने नोट्स बना रखे थे। थ्योरी के मैंने नोट्स इसलिए बनाए क्योंकि अब पूरी एनसीईआरटी को खोल के मैं फिर से नहीं देख सकता रिविजन के टाइम पे। हुँ, तो थ्योरी के मैंने जितने ब्रीफ नोट्स बना सकता था, और वो भी हर चीज़ नहीं, जो मुझे याद करनी थी, जो मैं रिपीटेडली भूलता था, वही हुँ, चीज़ें मैंने लिखी। एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया तो वो भी उसमें चीज़ें ऐड करते रहते थे। हाँ, फिर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो फिर उसमें तो बस आपको एनसीईआरटी के बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसी की टेबल्स से देखो, उसी के ट्रेंड्स एनालाइज़ करो, उसी से ऑर्डर्स बनाओ, उसी के फैक्ट्स को एक जगह समराइज़ कर लो एंड उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके तो मैंने अलोंग जब चैप्टर चल रहा था तब हुँ, साथ-साथ मैंने बनाए थे, क्योंकि एक क्लास में तो हो ही जाता है, क्लास के नोट्स बन जाते हैं। आप अलग से टाइम स्पेंड करते हो उसको लिखते-लिखते तो भी याद हो जाता है। हाँ, एंड देन उसको एंड मोमेंट पे याद करने का बेस्ट तरीका मुझे ग्रुप रिवीजन लगता था, कि आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग करके जल्दी-जल्दी हुँ, से जो शॉर्ट फैक्ट्स होते थे वो याद हो जाते थे। और फिर उसके कुछ चिट्स बना के मैंने दीवार पे भी लगा लिए थे, तो ट्रेंड्स वगैरह सब एक जगह कंपाइल करके रख लिए थे एंड मोमेंट में याद करने के लिए। हुँ, तो इनऑर्गेनिक भी ऐसे ही, वो भी प्योर रट्टा है, उसमें आप लॉजिक ज़्यादा नहीं लगा सकते। हाँ, देन आती है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं खास करके कहूँगा कि भले ही हम बाकी केमिस्ट्री में जेईई के क्वेश्चंस ना करें, ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का अगर हम पहले का देखें तो वो एनसीईआरटी के बाहर चले जाता है ऑर्गेनिक में। हुँ, एंड उसकी एग्जाम्पलर भी काफ़ी अच्छी है, तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, इनफैक्ट केमिस्ट्री की एग्जाम्पलर सारी अच्छी है, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है बट क्वेश्चंस एटलीस्ट हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि और क्या-क्या पूछ सकते हैं। हुँ, क्वेश्चंस का लेवल नीट लेवल का ही है, एक्यूरेट है कि उतना थोड़ा बहुत बाहर का होगा, लेकिन उतना भी नीट कभी ना कभी कवर कर सकता है। सो हुँ, एग्जाम्पलर उसकी प्रैक्टिस करें तो वो भी अच्छा रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है। फिर ऑर्गेनिक में मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी मैकेनिज़्म्स को अवॉइड करता है, तो हमें मैकेनिज़्म्स पढ़ लेनी चाहिए अपने एंड से। क्योंकि हुँ, लोग फिर एंड में यही सोचते रह जाते हैं कि ये रिएजेंट डाल के इसने ये क्या जादू कर दिया मॉलिक्यूल के ऊपर। हाँ, तो वो रिएजेंट बिहेव कैसे कर रहा है उसका आइडिया होगा। अगेन इट्स लाइक वर्किंग विद डेरिवेशंस, बस यहाँ पे अलग टाइप की चीज़ है कि आपको उसका प्रोसेस समझना है। मेरा अप्रोच यही रहता था कि जहाँ पे भी प्रोसेस आ रहा है मैं प्रोसेस को समझूंगा, उसके शुरू के और एंड को याद करने से फ़ायदा नहीं है। जब मुझे प्रोसेस समझ आ गया तो मैं उससे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकता हूँ।
हाँ, तो मतलब कि एक मैं इस पे यही यही कहना चाहूँगा कि जो हम मैकेनिज़्म देखते हैं, मतलब आपने 1-2 मैकेनिज़्म स्टडी किए किसी भी उसके लिए, तो कभी-कभार ये भी होता है कि यू कैन गेस द राइट थिंग विद द अननोन रिएजेंट। अगर एग्ज़ाम में आता भी है, मान लो कोई ऐसा रिएजेंट आ गया जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तुम्हें बस इतना पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने ये रिएजेंट कहीं देखा भी है कि नहीं। लेकिन यू कैन प्रेडिक्ट द रिएक्शन कि क्या हो सकता है इसमें आगे। और मतलब कि मेरे साथ तो काफ़ी बार होता था कि मुझे मान लो पता भी नहीं होता था कि ये रिएजेंट का एक्चुअली में क्या काम है, लेकिन बस मुझे ये पता था कि हाँ यार, ये वाला स्ट्रॉन्ग डोनर है, या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है, इस ये एलिमिनेशन फेवर कर देगा, या ये वो सब्स्टिट्यूशन फेवर कर देगा। मतलब कि इससे भी आपको काफ़ी हिंट मिल जाती है अगर आपको पता भी ना हो और आप सही आंसर गेस कर सकते हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। एंड इसके लिए ऑर्गेनिक की डिटेल स्टडी करने के लिए मैंने यूज़ करी थी एलजी वेट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, सेम। सो हाँ, सो काफ़ी प्यारी बुक है। उसमें हाँ, बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यार से एक्सप्लेन करते हैं। उसके क्वेश्चंस अगर थोड़े बहुत भी प्रैक्टिस करें, सो काफ़ी हद तक आपका क्विक सॉल्विंग अच्छी हो जाती है। कि हुँ, आप शुरू में मैकेनिज़्म्स के साथ वर्क करो, लेकिन एंड में जाके आपको रिएजेंट देख के तुरंत प्रोडक्ट बताना है, क्योंकि हुँ, नीट आपकी उतनी स्पीड एक्सपेक्ट करता है। सो एलजी वेट के क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी सारे होते हैं एंड सेम चीज़ को रिपीट करके भी होते हैं। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्विक सॉल्विंग में हेल्प मिलती है। हुँ, और ये एक और चीज़ कहूँगा कि उसमें ऑल्दो सारे रिएक्शंस हैं नहीं, जो एनसीईआरटी में कुछ इधर-उधर भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो अगर वो वाले मिसिंग हैं तो देन आप क्या कहते हैं, वो एक बुक आती है एसएन सान्याल। हुँ, उससे आप मैकेनिज़्म्स की स्टडी कर लो। ऑल्दो उसमें भी एक्स्ट्रा काफ़ी दे रखा है, बट जो भी रेलेवेंट है, जो भी नीट के क्वेश्चंस में आया है या फिर एनसीईआरटी में रिएक्शन का नाम मेंशन है, हुँ, उनको देख लो। एंड इफ पॉसिबल ऑर्गेनिक की रिएक्शंस का भी, नेम्ड रिएक्शंस का विद रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, उन सब का एक कंपाइलेशन उनका भी होना चाहिए आपके पास हैंडी। हुँ। तो उनको भी आप बिफोर अ टेस्ट फटाफट रिवाइज कर सकते हो। इवन मैंने तो ये किया था कि जो हमारे रजिस्टर का इंडेक्स पेज होता है, उस पे इंडेक्स तो हम लिखते नहीं थे, उस पे रिएजेंट्स का पूरा वो मैंने कर दिया था। मेरे पता नहीं पूरा इंडेक्स भर गया था उससे। मतलब कि अगर आप ऑर्गेनिक की कॉपी खोलोगे, आपको बस स्टार्टिंग में वो पेज देखने की ज़रूरत है, आगे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एंड टाइम पे। एंड हाँ, इसमें एक और चीज़ कि वही जेईई के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करना अच्छा हुँ, होगा, बिकॉज़ नीट अपने सिलेबस में इसमें ऑनेस्ट नहीं रहता, कभी-कभी बाहर का भी पूछ लेता है। और इसमें क्लास नोट्स पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि टीचर्स पूरी चीज़ कवर कराते हैं। क्लास हुँ, नोट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी उतनी हेल्प नहीं करेगी, जितना क्लास नोट्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ एनसीईआरटी में जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो पीके, पीकेबी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के ऑर्डर्स दिए हैं, वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। हुँ। और मतलब कि तुम मतलब अगर कुछ बुक्स वगैरह या रिसोर्सेज़ बताना चाहो फिज़िकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए? तो हाँ, ऑर्गेनिक का मैंने बता दिया एंड प्रैक्टिस एमएस चौहान से ही करी थी मैंने। अ, क्या जेईई वर्ज़न या वो नीट वाला? मैंने एंड टाइम पे करी थी, बोर्ड्स के टाइम पे ली थी, तो नीट वाली ली थी मैंने, लेकिन जेई वाले से मतलब पहले लोगों ने खरीदी थी, मैंने उस टाइम नहीं हुँ, खरीदी क्योंकि मैं एसजी पे ही फोकस कर रहा था। हुँ, तो उन्होंने जेई वाली खरीदी थी, तो वो लोग जो क्वेश्चंस लाते थे वही प्रैक्टिस करता था, बट हुँ, हमारे टीचर्स तो यही कहते थे कि जेई वाली बेटर है, तो हुँ, जेई वाली प्रैक्टिस करो। एंड इनऑर्गेनिक की मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करी, बस कोचिंग के जो क्वेश्चंस रहते थे उसी में काफ़ी कुछ कवर हो जाता था, और आपस में ग्रुप डिस्कशन में क्वेश्चंस जो बनाते थे लोग, उसमें, क्योंकि उसमें कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद ही करना है। तो हुँ, वो ऐसे हो जाता था। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने एन अवस्थी करी थी, और वो भी 11th में तो नहीं करी मैंने ज़्यादा, 12th में करी थी, क्योंकि हाँ, 12th की केमिस्ट्री एक्चुअली मेरी फिज़िकल केमिस्ट्री थोड़ी मिस हो गई थी जब मैं ओलंपियाड के लिए गया था, तो तब हुँ, वहाँ पे मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो वो मैंने वहाँ पे एन अवस्थी का यूज़ किया। हुँ। जैसे अब तो अभी जैसे अमितांश ने बताया कि उसने कौन-कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज़ यूज़ किया और क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की उसने अलग-अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए। अब जैसे अमितांश तुम ये बताओ कि तुम्हारा ना 11th-12th या ड्यूरिंग होल नीट प्रिपरेशन की क्या रूटीन रहता था? क्योंकि आई बिलीव ना कि प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द रिज़ल्ट एंड इट्स द प्रोसेस दैट टेक्स यू टू द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दैट यू वांट। तो उस प्रोसेस के बारे में बताओ कि तुम क्या प्रोसेस में थे? मतलब कि क्या रूटीन रहता था तुम्हारा? क्या हैबिट्स थी तुम्हारी ऐसे? सो रूटीन काफ़ी चेंज हुआ मेरा। जब शुरू किया था तब तो हम लोग का 1 साल तो ऑनलाइन निकल गया कोविड में। तो तब मेरे पास सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम होता था, हुँ, कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, साथ में अपना भी काम करे जा रहे हैं, तो उस टाइम स्पीड काफ़ी तेज़ थी। हुँ, अ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ लॉस हुआ कॉन्सेप्ट का, मैं कवर कर लेता था, बट ये था कि हाँ, उस टाइम थोड़ा लेड बैक था मैं, कि इतना अटेंटिव नहीं था। लेकिन फिर जब ऑफ़लाइन आए हम लोग, तो हुँ, फिर
तो फिर सिंसियरिटी ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ी, क्योंकि फिज़िकली जाके क्लास करनी है, वहाँ पे बैठना है, कैमरा बंद करके सो भी नहीं सकते। हाँ। तो वहाँ पे सिंसियरिटी बढ़ानी पड़ी, थोड़ी अपनी कैपेसिटीज़ को स्ट्रेच करना पड़ा। बट मेरा एक ये रहता था कि अगर मन थक गया तो मैं उसको एक्सर्शन और नहीं दूँगा, मैं बस फिर दिन को क्लोज़ कर देता था। और उसी अपनी कैपेसिटी का मुझे एस्टिमेट था कि हाँ, मैं इतने दिन में इतना ही कर पाऊँगा, तो मैं गोल्स भी उतने ही सेट करता था, कि हुँ, कवर तो हो जाए कम से कम, मैं ज़्यादा खुद हुँ, से उम्मीद ना रखूँ, खुशी तो रहे कम से कम कवर करके। बट कभी-कभी इमरजेंसी आती थी कि ज़्यादा पुश करना पड़ गया, तो मतलब मेरा टारगेट रहता था कि मैं 12 या 1 बजे सो जाऊँ, लेकिन कभी-कभी 3 बजे 4 बजे तक, ज़्यादा नहीं 5-6 बार मुझे करना पड़ा ऐसा। अगले हुँ, दिन टेस्ट आ रहा है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हिला पड़ा है, तो फिर कॉफ़ी पी और फिर जाग गए उतनी देर तक सब कुछ पढ़ने के लिए। तो हाँ, मेरा वैसे यही रहता था कि सुबह 9 से 6 या 7 तक क्लासेस चलती थी, तो उतनी देर तो कोचिंग में रहते थे। उससे पहले सुबह उठ के आधा या 1 घंटे में पढ़ लेता था, एंड देन हुँ, इवनिंग में डिनर जल्दी हो जाता था, करीब 8 के अराउंड। उसके बाद 4-5 आवर्स इंक्लूडिंग ब्रेक्स, तो उसमें ही जितना कवर हो पाता था कर लेता था। एंड ये भी होता है कि कोचिंग के बीच में जो ब्रेक्स होते हैं क्लासेस के बीच में, उसमें मैं थोड़े बहुत भी क्वेश्चन अगर मैं कर पाऊँ तो मॉड्यूल से सॉल्व कर लेता था कि हुँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि अगर मुझे 5 मिनट भी मिल रहे हैं तो मैं 2 क्वेश्चन एटलीस्ट देख लूँ उसमें, कुछ हुँ, चलते-फिरते मुझे सोचने के बारे में कुछ मिल जाएगा और चलते-फिरते मैं सॉल्व कर दूँगा। हुँ, इससे मेरा कंटेंट भी जल्दी कवर हो जाएगा और साथ-साथ कॉन्सेप्ट भी मैं जल्दी पकड़ूँगा। तो हुँ, टाइम का मुझे जहाँ-जहाँ मुझे टाइम मिला मैं उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता था। बट रिलैक्स्ड भी रहता था कि थक गया कभी तो गिटार निकाल लिया, 1 घंटे गिटार प्रैक्टिस कर हुँ, ली, या आधे घंटे कोई मूवी देख ली। बस हुँ, ये रहता है कि आपको लीजर करना है रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बट वो भी सेल्फ कंट्रोल के साथ कि आपकी प्रोग्रेस को वो हिंडर ना करे। तो जब तक आप उससे वो नहीं कर रहे, जब तक आप उससे मतलब वो आपके रास्ते में नहीं आ रहा, तब तक वो सही है। एंड अगर ज़्यादा हो रहा है देन डायल इट डाउन आपके लीजर एक्टिविटीज़ को। अदरवाइज़ जो आपको खुश रख रहा है वो करो, एंड खुश इतना मत हो जाना कि स्टडीज़ को इग्नोर कर दो। हुँ। स्टडीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म करोगे तो वो अलग खुशी मिलेगी, उसको भी ध्यान में रखना। हुँ। तो बेसिकली जो अमृतांश का मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग अपना शेड्यूल ऐसे सेट करो कि जिसमें ना तुमको ऐसे लगे कि भाई यार मैं कुछ अपना ओवर क कर रहा हूँ या मतलब कि कुछ कम कर रहा हूँ। मतलब कंफर्टेबल शेड्यूल रखो अपने अकॉर्डिंग, बट इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर गोल्स जो तुम डेली सेट कर रहे हो। मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस इस बात की रखनी है कि भाई हाँ, मुझे जाने से या सोने से पहले अपने थोड़े जो मैंने गोल्स बनाए हैं आज के वो कंप्लीट करके सोऊँ। बाकी अब तुम उसमें चाहे लेज़र के लिए तुम कुछ करो, चाहे अपनी आधे घंटे मूवी देखो, चाहे 1 घंटे मूवी देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा एंड गोल ये होना चाहिए कि मैं सोते वक़्त सैटिस्फैक्शन के साथ सोऊँ कि भई हाँ, मैंने आज का काम अच्छे से किया अपना। और अमिताभ जैसे अभी तो हमने बात की चलो तुम्हारे डेली रूटीन की। एक ना काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है नीट के पेपर में या नीट में काफ़ी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीटिशन दिखता है। मतलब कि अगर हम प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर उठा के देखते हैं तो दिखता है कि भई हाँ यार, इनका रिपीटिशन हो रहा है बार-बार। तो तुमको क्या लगता है मतलब प्रीवियस ईयर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू नीट? इवन जेईई में तो चलो कम होता है रिपीटिशन इतना नहीं होता, लेकिन नीट में तो ज़्यादा होता है आई थिंक। तो फिर तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीट में ये रहता है, वो उसी को मेंटेन करके चल रहे हैं एटलीस्ट 5-6 साल से, उसी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है। लेकिन क्या है कि जैसे आप अपने एंड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको लगेगा कि हाँ, ये तो ये पूछ रहे हैं तो इसका आंसर ये होगा, और आप अपने रीज़निंग से सही भी हो गए, बट हो सकता है नीट ने कुछ और सोचा हो। तो उसको एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि वहाँ के एग्ज़ामिनर्स का क्या माइंडसेट है, क्योंकि पेपर उतने टाइम से वही लोग बना रहे हैं और वो हुँ, उसी को लेके चलेंगे। सो उसको देखना ज़रूरी है कि नीट किस लेवल का सोच रहा है। जैसे इस बार जो मैंने क्वेश्चन सोचा एक्टिवेशन एनर्जी का, हुँ, वो वाला वही वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा। एंड मोमेंट तक मैं सोच रहा था कि क्या करूँ? नीट एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं लिखा कि ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है या नहीं। हुँ, तो मैं मान के चल रहा था कि मे बी एनटीए यही मानेगा, क्योंकि एनटीए बियॉन्ड एनसीईआरटी ज़्यादा जाता नहीं, कि हुँ, एनटीए यही मान लेगा कि ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी तो हो नहीं सकती। हमने हर क्वेश्चन जो बनाया उसमें कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी तो है ही। तो हुँ, वो ये मान के चलेगा। बट एक्चुअली हमें कॉन्सेप्ट में पता है, कोचिंग में भी पढ़ाते हैं कि ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी की रिएक्शंस होती हैं। हुँ, तो इसीलिए मैं कॉन्फ्लिक्ट में आ गया कि अगर गलती से ये एनटीए ने सही चीज़ मान ली, तो फिर हुँ, मेरा नुकसान हो जाएगा। बट फिर एंड में जो ऑप्शन पहले सोचा था वही सही था कि ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी की रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। नीट ने हुँ, यही माना आंसर। तो इसीलिए ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि कैसे सोच रहा है नीट। क्योंकि
कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं आ ही जाती है हर बार में, वो लोग कितना भी रिफाइन करने की कोशिश करें, हुँ, लेकिन किस तरीके से उसका कंक्लूजन निकला दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। हुँ, बिकॉज वो एग्जामिनर की साइकोलॉजी, पेपर की साइकोलॉजी आपको उससे एक हैबिचुएशन दे देता है कि हुँ, पेपर में आएगा तो मैं इस तरीके से सोचूंगा भले ही मुझे सही चीज़ पता हो। हुँ, तो इसलिए पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट हम कई टॉपिक्स पे देखेंगे, जैसे न्यूरोलॉजी हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, एंड आई थिंक ऑर्गेनिक भी मैंने कहा था, कई टॉपिक्स में देखेंगे बियॉन्ड एनसीईआरटी चीज़ें आती, तो उनको भी कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, क्या पता वो रिपीट हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम से नहीं हो रही बियॉन्ड एनसीईआरटी, लेकिन क्या पता वो ऐसे रिलेटेड टॉपिक से फिर क्वेश्चन दे दें, तो उनसे भी रिलेटेड टॉपिक्स जो हमें मिले हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, उनको अपनी एनसीईआरटी में हम नोट्स बना के ऐड कर लें, तो वो हुँ, भी एक अच्छा सजेशन है। बिकॉज पीवाईक्यू इज अनदर सेट ऑफ योर लर्निंग besides NCERT and question numericals। जो नीट का क्वेश्चन बैंक है वो आपको बहुत कुछ बताता है। हुँ। इवन तो मुझे ये भी लगता है कि मान लो अगर किसी भी एस्पिरेंट ने 10 साल के पीवाईक्यू मतलब कि अच्छे से कर लिए कि उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसका हर एक ऑप्शन एनालाइज़ कर लिया। मुझे नहीं लगता कि वो अगर बिना लास्ट में उसकी चाहे इतनी प्रिपरेशन भी ना हो, वो नीट में जाके बैठे और वो 650 प्लस ना ले सके। मतलब कि देयर इज़ सो मच रिपिटेशन यार, तुम समझो बात को कि चाहे क्वेश्चन डिट्टो सेम नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम आएगा बिल्कुल। वही ऑर्गेनिक की वही 5-6 रिएक्शन एक चैप्टर की बार-बार पूछते हैं वो, चाहे बस रिएजेंट चेंज कर देंगे थोड़ा-सा या कुछ भी चेंज कर देंगे थोड़ा-सा, लेकिन आंसर उसी प्रोसेस से आएगा। तो यार पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू तुम्हें एग्ज़ामिनर के माइंड में जाने का वो रास्ता दिखाता है कि भई हाँ यार, एग्ज़ामिनर किस तरह सोच रहा है, किस तरह उसका माइंड चल रहा है कि मैं ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट ना करके इस ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यार एक तो आजकल काफ़ी ज़्यादा असर्शन रीज़न भी आने लगे हैं, तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पीवाईक्यू को देख के कि तुम समझो कि भाई यार एग्ज़ामिनर में इसमें कितना सोचना है यार, कितना कम सोचना है। क्योंकि हम ज़्यादातर कभी-कभार ये भी होता है कि हम ज़्यादा सो जाते हैं किसी क्वेश्चन को रिलेटेड कि भई यार, हम ज़्यादा दिमाग लगा के गलत कर देते हैं। मैं हमेशा से यही कहता हूँ किसी को भी जो भी मुझसे पूछता है कि भई अगर असर्शन रीज़न सॉल्व करना है तो क्या करना है? असर्शन रीज़न में बस यार सस्ता सोचना है। तुम्हें क्या लगता है अमृतांश कि असर्शन रीज़न को हाँ, टैकल करने की क्या ट्रिक है? एग्जैक्टली यही हुआ। मतलब एग्जैक्टली यही हुआ। एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन ही एग्जांपल है इसका बेस्ट, कि हुँ, उन्होंने कम सोचा, उन्होंने प्योर कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, एनसीईआरटी में जो लिखा है या नहीं लिखा है, जो नहीं लिखा है वो नहीं सोचा, हुँ। उसी हिसाब से आंसर दे दिया, एंड जिसने वो सोचा उसका सही गया वो। हाँ, वही कि तुम्हें इस हिसाब से सोचना है कि मान लो अगर कोई जिसके पास रिसोर्सेज़ इतने नहीं हैं, जिसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने वगैरह की, उसके पास सिर्फ़ एनसीईआरटी है, तो वो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेगा? इस अप्रोच के साथ अगर तुम क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हें मतलब कि एग्ज़ामिनर से रिलेटेड सोच पाओगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर भी यही सोच के बनाएगा ना क्वेश्चन कि भई यार 20 लाख बच्चे दे रहे हैं इस पेपर को, तो उसमें से हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता हो। मतलब कि बेसिक थॉट एग्ज़ामिनर का ये होना होगा। तो इस थॉट्स को मतलब कि अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और जैसे अभी हमने पीवाईक्यूज़ की बात की, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मॉक टेस्ट कि हमें मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है नीट में, मतलब कि कितने लगाने चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या मतलब मॉक टेस्ट से हमें गलतियाँ सीखनी चाहिए वगैरह, ये सब के बारे में थोड़ा इलैबोरेट करना चाहो तुम? तो मॉक टेस्ट नॉट ओनली कि वो आपके कॉन्सेप्ट को, आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, वो आपके एग्जाम की जो टेम्परामेंट होती है उसको भी टेस्ट करते हैं, कि आप एग्जाम में पैनिक कर रहे हो, आप एग्जाम में लेजी हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, उस सब चीज़ों को आपको नॉर्मलाइज करके एक परफेक्ट कॉन्फिडेंस पे लाना होता है, कि ना आपको डर लग रहा है, ना आप ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो कि हाँ मुझे तो सब आता है, उस चक्कर में सिली मिस्टेक्स हो गई, तो वो सब आपको मॉक टेस्ट सिखाते हैं। सो मॉक टेस्ट जैसे जैसे चीज़ें कवर होती जाती हैं, कोचिंग तो अपने हिसाब से लगा ही देते हैं, आप अपने एंड से भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो, हुँ, बट डोंट जंप इनटू टेस्ट। अगर आपकी थ्योरी और आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है तो जंप मत करो। जब आप सफिशिएंटली कॉन्फिडेंस हो तब अपने एंड से सॉल्व करना कर शुरू करो। हुँ, ये मैं कहूँगा। बाकी कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो तो करने ही ज़रूरी होते हैं, कि वो आपकी प्रोग्रेस को चेक करते रहते हैं। अपने तरफ से आपको जब कंफर्टेबल लगे कि हाँ अब मैं फुल लेंथ टेस्ट दे सकता हूँ या पार्ट सिलेबस टेस्ट दे सकता हूँ 3 घंटे की सीटिंग में, तो उसको करो। एंड नॉट जस्ट कि हाँ पेपर लिया और टिक लगा दिया सॉल्व करके, प्रॉपर ओएमआर के साथ बैठो, क्योंकि ओएमआर फिलिंग इज़ वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट। नीट में ही होता है, बाकी जेई में तो होता नहीं, तो हुँ, हम लोग को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं गलत लगा दिया, ऊपर नीचे हो गया, या कहीं पेन चलाते चलाते कहीं स्लिप कर गया, तो वो सब हुँ, चीज़ें इतनी, जो बिल्कुल आपने 2 साल की तैयारी करी है, 100 चैप्टर पढ़े हैं, इवन अ डम्बेस्ट मिस्टेक ओवर देयर इन दी ओएमआर कैन रिजल्ट इन अ ह्यूज लॉस, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो
ओएमआर प्रैक्टिस भी ज़रूरी है एंड अपना एक एग्ज़ाम का देने का पैटर्न सेट करना ज़रूरी है जिसको आप एंड मोमेंट पे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप पेपर को भी उसी पैटर्न से अटेम्प्ट करेंगे। आपका आपका फ्लो बना रहेगा, बीच में मोमेंटम ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ ये कि बीच में अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है, सो डोंट गेट स्टक ऑन इट फॉर टू लॉन्ग कि अपनी ईगो पे ले लिया इस क्वेश्चन को कि सॉल्व कर दूंगा, आपको आगे का लॉस होगा। और अगर छोड़ दिया है, आगे बढ़ जाओ, डोंट थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन व्हाइल सॉल्विंग अनदर वन। जिस क्वेश्चन पे आंखें हैं उसी क्वेश्चन को देखो, ठीक है? क्योंकि अगर उसको सोचने लगे तो इस क्वेश्चन में भी आधा दिमाग लग रहा होगा, उस क्वेश्चन में भी आधा दिमाग लग रहा होगा, नुकसान दोनों में हो गया पता चला। तो इसलिए जिस क्वेश्चन पे आंखें हैं, बी हाइपर फोकस्ड ऑन दैट। तो यही चीज़ कि पॉइंट बाय पॉइंट कवर करना है हमें। एंड ओएमआर में भी सेम चीज़, रश में मत भरो, हैव इनफ टाइम कि आप आराम से चेक करके भर सकते हो। जैसे मेरी ओएमआर की स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि फर्स्ट आई वुड सॉल्व द होल पेपर एंड सेक्शन बी से क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व कर लिए। सेक्शन बी की भी यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि लंबे क्वेश्चंस हो, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हो तो उन्हें इग्नोर कर देता था। जो एक बार में देखते ही सॉल्व हो जाए उनको चूज करता था, वरना मजबूरी तो आती है तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस उठाने और पड़ेंगे स्टेटमेंट वाले ही। तो ये रहता था कि उससे टाइम आपका बचता है, आपको पूरे 20 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने रफली देख लिया कि कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है, छोटे वाले सेलेक्ट कर लिए। फिर ये है कि मेरी ये रहती थी, मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, क्वेश्चंस अपने सेलेक्ट कर लिए, देन रिवाइज करते करते मैं ओएमआर में बस डॉट्स लगाता था, पूरा ओएमआर नहीं भरता था। रिवाइज करा एंड जो जहाँ पे नंबर प्रिंट होता है ना, उसकी इंक में मैंने अपने पेन से हल्का सा एक डॉट लगा दिया कि मुझे दिखाई दे, मशीन के पकड़ने के चांसेस कम हो कि अगर मेरा मिस भी हो जाए तो मैं उसे चेंज कर लूँ। तो फिर अब वो हो गया, एक बार कंफर्म हो गया। अब फिर एक लेंथ में मैं कंटिन्यूअसली भरते रहता था, बिल्कुल आंखों को पास ले जाके पेपर के, कि कोई डॉट मिस ना हो जाए। उससे एक पोजीशन भी कंफर्म हो जाती थी और कोई क्वेश्चन मिस होता था तो वो भी रीचेक कर देता था। तो वो मुझे बेस्ट स्ट्रेटजी लगी अपने लिए। बट सबकी अपनी अपनी होती है, जैसे कुछ लोग पेपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डायरेक्टली उसको कंफर्म करके भर देते हैं, कुछ लोग सेक्शन वाइज फिल करते हैं, कुछ लोग 5-5, 10-10 क्वेश्चन करके करते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी आपको वो एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सपेरिमेंट उसमें करना पड़ेगा। हाँ, ये तुम अपनी मॉक टेस्ट सॉल्व करके ही बनाओगे, मतलब कि तुम फाइनल पेपर्स में जाने से पहले अपने जितने भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी ओएमआर फीलिंग की जो हैबिट है ना वो फिगर आउट करके रखो, कि ताकि तुम्हें एंड में एक तुम्हारा हैबिट की तरह आए, हैबिट की तरह, रिफ्लेक्स की तरह आए कि भाई हाँ यार मेरा ओएमआर, मुझे ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ रही ओएमआर फील करते हो तो भैया। ऑल्दो कि तुम्हें कॉन्शियसली तो काफ़ी फील करनी है, हाइपर फोकस स्टेट में फील करनी है वो, लेकिन तुम्हारे ना एक रिफ्लेक्स होना चाहिए कि भाई हाँ यार मैंने ये क्वेश्चन का ये आंसर देखा तो मैं करेक्टली मेरा फील हुआ ही होगा। क्योंकि तब यार नीट वाले डे काफ़ी टेंशन भी होती है यार, काफ़ी सारे थॉट्स भी चल रहे होते हैं माइंड में कि भाई यार क्या होगा क्या होगा। तो उसके लिए तुम्हें एक हैबिट में होना ज़रूरी है कि भाई ओएमआर फीलिंग इज़ अ हैबिट, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग एंड गो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मॉक टेस्ट से यार एक अपनी गलतियाँ भी सुधारना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो तुम गलतियाँ मॉक टेस्ट में करते हो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर फाइनल एग्जाम में आगे तुम वापस दोहराओगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तुम्हारी हिस्ट्री में मिस्टेक्स भी वो अपने आप को रिपीट करती हैं अगर तुम अगर केयरफुली एनालाइज करोगे। हम तो तुम्हारे साथ होता था कि तुम्हारी जो पहले तुमने मिस्टेक की हो वही वापस रिपीट हुई हो। हाँ, कई बार हुआ ऐसा। एंड फिर वही रियलाइज होता था कि हाँ उस मिस्टेक को मैंने रजिस्टर नहीं किया, वो मुझे याद नहीं थी, उस पर ध्यान नहीं दिया। बट ज़्यादा बार नहीं हुआ, कभी ना कभी स्लिप अप्स हो जाते हैं, ज़्यादा बार तो नहीं हुआ, बट हाँ होता था। उससे उससे बचना ज़रूरी है कि मिस्टेक होना इज़ नॉट बैड, मिस्टेक रिपीट होना इज़ बैड। और एक ना यार अमितांश, काफ़ी ना बच्चों का ये भी कॉमन डाउट रहता है कि जैसे वो 12th में हो जाते हैं तो फिर 12th में ना उनको बस ये डाउट रहता है कि हमारे पास अभी 1 साल है, अभी हमें 12th भी करनी है और 11th भी रिवाइज करनी है, और 11th यार उनको एंड में आते तो लगता है कि यार 11th तो भूल ही गए यार, तो 11th को कैसे रिवाइज करें हम। तो इस पे तुम्हारा क्या कमेंट? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपने पूरी तरह भूल गए होगे, बस आपको किसी तरीके से वो जो आपकी कोर मेमोरी में स्टोर है 11th की चीज़ें, उसको कहीं से रिकलेक्ट करना है। तो वही मैं सजेस्ट करूँगा कि जो 11th में है वो अभी से कुछ शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि 12th में वो फटाफट रिवाइज कर सकें। और जो 12th में है, जो सफ़र कर रहे हैं कि हाँ 11th नहीं हुई, देन डिवोट एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर, 2 टॉपिक्स कवर कर दो छोटे छोटे। जैसे सपोज एक दिन फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हाफ एन आवर, एंड देन केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए एक हाफ एन आवर। तो 12th भी साथ में चलते रहेगा और 11th भी होती रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करो कि 12th भी ज़्यादा हैम्पर ना हो और 11th भी साथ साथ होते रहे। कि मेरा तो ये रहता था कि मैं बायो में जो चीज़ें भूलता था या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भूलता था, 15-20 मिनट लेके बस उन चीज़ों का जो शॉर्ट में मैंने बना रखा था उनको देख लेता था। जैसे बायो में, बॉटनी में वो बहुत भूलता था, मिनरल न्यूट्रिशन के जो फैक्ट्स हैं एंड हार्मोन्स वाला पार्ट जो है
वो मैं बोलता था, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड्स। सो ये सब मैं 15-20 मिनट देख के बस ऐसे ही टहलते-टहलते याद कर लेता था। तो हुँ, उसमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग को एक रिपीटेड एक्सपोज़र देना होता है। अदरवाइज़ जो प्रैक्टिस जहाँ पे आपको एक्चुअल चाहिए, ऑर्गेनिक में, फिज़िक्स में, फिज़िकल केमिस्ट्री में, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए। आधा हुँ, घंटा डिवोट करके इतने 25 क्वेश्चन सेट कर लिए ऑब्जेक्टिव के, या फिर एचसी वर्मा के जैसे क्वेश्चन कर लिए, मान लो 5 ही कर लिए अच्छे क्वेश्चन हुँ, सेलेक्ट करके। सो उतना आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। हुँ। और एक ये भी जैसे डाउट आता है कि जब 12th के एंड में हो जाते हैं हम, मतलब कि एंड फेज़ में होते हैं, तब बोर्ड्स आने वाले होते हैं और उसके ही 2-3 महीने बाद नीट आना होता है। तो वो बोर्ड्स और नीट को मतलब कि कैसे मैनेज करें? कि बोर्ड्स में जैसे कि कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच लगानी पड़ती है आपको, मतलब कि सब्जेक्टिव माइंडसेट के साथ सोचना पड़ता है कि हमें किस हिसाब से आंसर लिखने हैं। मतलब बच्चों का काफ़ी कॉमन डाउट रहता है कि नीट और उसको कैसे मैनेज करें? तो तुम्हारा क्या व्यू है इसमें? अब जिस तरीके से नीट लोग देते हैं, उनका यही रहता है कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। एंड बोर्ड्स में भी हमसे एग्जामिनर वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एनसीईआरटी का कंटेंट ही उन्हें डिलीवर करके दें पेपर में। हुँ, तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि आपको आंसर प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके की पॉइंट्स तो आपकी नीट की प्रिपरेशन से आपको याद ही होंगे। नहीं भी याद होंगे तो जो एग्ज़ाम है उसके 1 हफ्ते पहले से पढ़ना शुरू कर दो। वरना हम मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने साल भर सिंसियरली प्रिपेयर किया। तो एंड के बस 2-3 दिन में मैंने जो चैप्टर्स मुझे लगा कि इनको रीड करने की ज़रूरत है, उन्हें रीड कर लिया। एंड क्वेश्चंस मैंने सैम्पल पेपर से देख लिए, कुछ हुँ, गाइड बुक्स थी दोस्तों से शेयर करके उससे देख लिया। देन बात आती है इंग्लिश की और इलेक्टिव सब्जेक्ट की, तो उसके हुँ, लिए थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। बेस्ट इज़ कि आप गाइड बुक ले लो, सैम्पल पेपर्स ले लो, उन्हीं से देख के काम चल जाता है। जैसे मेरा तो मैथ्स था, तो वीक में एक बार मैं प्रैक्टिस कर लेता था थोड़ी-सी, तो इतनी मुश्किल नहीं आई एंड में। बट इंग्लिश थी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक, तो थोड़ा देर तक जाके उसको पढ़ लिया मैंने, तो मतलब किसी तरीके से मैनेज हो गई वो इंग्लिश भी। हुँ। तो चलो अब हमने बोर्ड्स भी दे दिए। अब बोर्ड्स के बाद हमारे पास बचे हैं लगभग 2 या 3 महीने। तो इन 3 महीने में तुम्हारा क्या माइंडसेट था, क्या अप्रोच थी टुवर्ड्स नीट? फिर 2-3 महीने जो रहते हैं उसमें ये रहता है कि जो इधर-उधर का ज्ञान जो फैला रखा है, उसको एक जगह बाँध के लाना है, हुँ, क्योंकि अब वही काम आएगा। उसको जितना कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ मैं, उसको जितना शॉर्ट बना सकता हूँ, वो काम आएगा मेरे। और जो-जो भूला हूँ, अगर गलती से कहीं कुछ भूला हूँ, तो उसको अब मुझे फन करना है, अगर पहले कहीं मैं लैग कर रहा था। तो बस वो 2-3 महीने अपनी जर्नी की गलतियों को सुधारने के होते हैं। जो भी आपने अपनी प्रिपरेशन में लेज़ीनेस दिखाई है, कहीं पे भी स्लैक कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको उस टाइम पे उनको रेक्टिफ़ाई करना है। कहीं हुँ, कॉन्सेप्ट हल्का-सा चूक गया हो, कहीं कोई चीज़ आपने पढ़ी ना हो, एनसीईआरटी में छूट गई हो, तो अब पढ़ लो। अब इंटेंसली पढ़ना है, क्योंकि इस टाइम पे आपको हर चीज़ दिमाग में कंसोलिडेट करनी है। और यही टाइम था जब मैंने दीवार पे नोट्स बनाए थे, पेपर से, पोस्ट-इट नोट से और स्टिकी नोट से। तो हुँ, इसी टाइम पे, और वो भी वही चीज़ है जो रिपीटेडली भूलने वाली थी। जो हुँ, एब्सोल्यूटली रट्टा ही मारना है उसको, कुछ कर नहीं सकते उसका, तो उनको दीवार पे लगा लिया। एंड वो दीवार पे लगा लिया, तो ये भी होता है कभी-कभी कि हाँ, दीवार पे लगा है, पढ़ लेंगे कभी, वो तो सामने ही लगा हुआ है, बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी लेज़ीनेस आ जाती है, बट दीवार पे आपने इसलिए लगाया कि वो आपको कांस्टेंट एक रिमाइंडर देते रहे कि हाँ, ये चीज़ याद नहीं है मुझे। तो हुँ, उसको आपको दिमाग का माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि अब बिल्कुल फुल फोर्स लगाना है 3 महीने। वो भी जो आपने दीवार पे लगाया है, अपने कन्वीनियंस के लिए लगाया है, तो उस कन्वीनियंस को यूज़ करो। हुँ, तो ये माइंडसेट रहना चाहिए कि अब कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, और मैं ज़्यादा स्प्रेड आउट ना कर लूँ खुद को कि हुँ, अब बस एनसीईआरटी चाहिए और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। और वो भी ज़्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं, जो नीट के क्वेश्चन से पीवाईक्यूज़ ही करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं मिल जाए, वो कोचिंग में मिल जाते हैं, वो हुँ, करो। ज़्यादा बाहर के अब जेईई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो अब आपको बिल्कुल नीट ओरिएंटेड हो जाना है। अब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर रहे, अब उनको कंसोलिडेट कर रहे हो कि अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर ही लूँगा। हुँ। सो लास्ट के 2-3 महीने में जो अमितांश ने कहा कि कंसोलिडेशन एंड रिपीटेड रिवीजन इज़ द की यार, कि तुम जो अपना सामान वगैरह तुमने जो बिखेर रखा है अपना 2 साल का यहाँ-यहाँ, उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, अपने लिए कंसोलिडेट करो और अपने लिए कन्वीनिएंट बनाओ कि भाई हाँ, मुझे ये चीज़ भूलती है तो उसको बार-बार रिवाइज़ करो और प्रैक्टिस करो नीट टाइप के एनवायरनमेंट की या नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कोई फालतू चीज़ों में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपना बेसिक नीट के पीवाईक्यूज़, नीट से रिलेटेड टॉपिक्स या क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करो और बाकी कुछ ज़्यादा एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब अमिताभ आते हैं हम दी एग्ज़ाम डे पे कि उस दिन तुम्हारा क्या जाने से पहले माइंडसेट था और एग्ज़ाम डे की तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी? तुमने कौन-कौन से सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया? फिर कैसे रहा? पूरा एग्ज़ाम डे का तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या-क्या बीता? मैं 1 दिन पहले से शुरू करता हूँ, तो हुँ, मैं जब भी कोई बड़ा एग्ज़ाम देने जाता हूँ, मेरा ये रहता है कि 1 दिन पहले मैं कुछ नहीं करूँगा।
बट ये एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, हुँ, तो मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ा। इवन एग्ज़ाम तो दोपहर में होता है, तो सुबह उठ के भी थोड़ा-सा वही जो वॉल पे मैंने नोट्स लगा रखे थे, उनको एक बार देखना पड़ा, क्योंकि उतना फोमो तो रहता है कि हाँ, कुछ मिस ना हो जाए। हुँ, तो वो रहा, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैं वो हर पॉसिबिलिटी सोच रहा था जिस तरीके से मेरा पेपर बर्बाद हो सकता है। हुँ, मैंने सब सोच लिया कि कहीं पेन खराब मिल गया, या पेन लीक कर गया, ओएमआर गलत भर दी, या रोल नंबर गलत भर दिया। तो मैंने सब पॉसिबिलिटीज़ सोच ली, और फिर एक तरीके से खुद को बोला कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल केयरफुली जाओगे, सब कुछ अच्छी कंडीशंस होंगी। तो खुद को एक रीअश्योरेंस दी कि दिस इज़ द फाइनल बैटल। अब बिल्कुल तैयार होके जाना है, कॉन्फिडेंट होके जाना है, एंड डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। तुम बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, 2 साल सच्ची मेहनत करिए और सच्चा रिज़ल्ट हुँ, मिलेगा। तो फिर अगले दिन भी बिल्कुल शांत था मैं, इनफैक्ट एक्साइटेड था, कह सकते हैं कि अब ये हुँ, पूरा होने वाला है, 2 साल की जर्नी खत्म होने वाली है। बट जब मैं जाने के लिए गाड़ी में बैठा, तो अचानक से पैनिक होने लगा कि हुँ, ये तो बहुत ही क्लोज़ आ गए, इतना तो हाँ, सोचा भी नहीं था। तो फिर मतलब जैसे-जैसे चीज़ रियल होती जाती है, जितना आप क्लोज़ जाते जाते हो, वो पैनिक फिर चलने जाता है, चले जाता है, हुँ, वो धीमे-धीमे कम हो जाता है। मैंने हॉल में बैठ के सोचा खुद को, मेरे से रिलेटेड जितने लोग थे, मेरे दोस्तों को, पेरेंट्स को, भाई को, टीचर्स को, सबको एक थैंक यू बोला कि मेरे साथ रहने के लिए। हुँ, और जो-जो मैंने गलतियाँ करी हैं, जो-जो मैंने अचीवमेंट्स पाए हैं, अपने सारे हैप्पी मोमेंट्स इमेजिन करे, उससे फिर बिल्कुल मन शांत हो गया। और फिर 15 मिनट मैंने ये किया, बचे हुए 15 मिनट में फिर पेपर आया और शुरू हो गए बिना सोचे। फिर जब पेपर एक बार आ जाता है, तो दुनिया का ध्यान नहीं रहता। उस हुँ, पेपर में पूरा ध्यान चले जाता है। ब इधर-उधर क्या हो रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती है। ऊपर भी वो साइन कराने वगैरह, उसमें भी फ़ोटो खींचते हैं, साइन कराते हैं, अटेंडेंस शीट पे कराते हैं। उसमें भी ज़्यादा टाइम गया नहीं मेरा, तो बिल्कुल स्मूथली हुआ। इवन टीचर्स कह रहे थे कि हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, जितना टाइम यहाँ पे लेते उससे ज़्यादा टाइम लग जाए। बट मेरा ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगा, हुँ, जहाँ जितना मेरा मॉक टेस्ट में लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी माइंडसेट से दे रहा था कि इतने सारे पेपर दे रखे हैं, ये भी तो एक और पेपर ही है। इनफैक्ट उनसे ज़्यादा आसान है। हुँ। तो फिर बस इस माइंडसेट से गया कि मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ, बिल्कुल काम नहीं दिया मैंने, विदाउट एनी रश, विदाउट एनी पैनिक। अब हो गया सब। पता नहीं, एक तो मेरा जैसे जो सर थे हमारे फिज़िक्स के, उन्होंने का एक मुझे काफ़ी अच्छा कोट लगता था कि वो बोलते थे कि गिव योर एवरी मॉक टेस्ट लाइक योर फाइनल टेस्ट टिल योर फाइनल टेस्ट बिकम्स लाइक योर मॉक टेस्ट। तो हाँ। अपनी प्रैक्टिस इतनी करके जाओ यार एग्ज़ाम से पहले कि तुम्हारे लिए जो फाइनल नीट एग्ज़ाम है वो किसी मॉक टेस्ट जैसा ही होना चाहिए। बस सेंटर अलग है उसका। बस इस माइंड के साथ सेट के साथ जाओ, और यार सबका अपनी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखो यार कि यार सबने तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया है यार, तुम्हें इतना सपोर्ट किया है इतने 2 साल की जर्नी में। सो यार तुम एक थोड़ा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाओ कि यार मुझे इन सब के लिए कुछ तो करना ही है यार, कुछ इनकी जो मेहनत है या इनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको यूज़फुल बनाना है। तो अमिताश, अब ना हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ठीक है? उसमें मैं तुमसे 6-7 क्वेश्चन पूछूँगा, ज़्यादा नहीं पूछूँगा, और तुम्हें उसका जल्दी से आंसर देना है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट थिंग जो तुमने की नीट के बाद, जो तुम 11th-12th में नहीं कर कर पाए थे? मैंने गेम्स खरीद रखे थे ऑलरेडी कि नीट के बाद खेलूँगा, और वो उन्हीं को ओपन किया मैंने खेलने के लिए। कौन से गेम्स? लेगो बैटमैन। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारी फेवरेट मूवी एंड द फेवरेट सॉन्ग कौन-सा है? फेवरेट मूवी, मैं ऐसे कह नहीं सकता, बट आई थिंक हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की हुँ, सारी मूवीज़। काफ़ी अ, बढ़िया। हाँ, एंड फेवरेट सॉन्ग भी मैं ऐसे कह नहीं सकता, बट आजकल मैं एक बहुत सुन रहा हूँ, मतलब ज़्यादा पॉपुलर बैंड नहीं है, हुँ, स्पिरिट बॉक्स नाम है उसका, और उसका एक सॉन्ग है द समिट। तो अच्छा। उसकी लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल है, इमोशनल सॉन्ग है काफ़ी। हुँ। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इफ यू कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड यू लिव लाइक टू लिव? अच्छा, तो आई थिंक ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत हो, सो प्रोबेबली कोस्टा रिका एंड समथिंग, ओके। क्योंकि नेचर के क्लोज रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड, कि तुम अपने आप को दिस कैसे डिस्क्राइब? हाई कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम। ओह! मतलब वन वर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, चलो चलता वन है, वर्ड, चलो। एम्बिशियस। हाँ, एम्बिशियस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज़ योर लास्ट गूगल सर्च? लास्ट गूगल सर्च मुझे भी नहीं याद। आई थिंक हाँ, कोई सॉन्ग ही सर्च कर रहा था मैं। देख के बताऊँ? हाँ, ओह नहीं, एक रेस्टोरेंट सर्च कर रहा था। अच्छा, कहाँ पार्टी करने जा रहे हैं? सोच रहे थे, लेकिन उसकी बुकिंग मिली नहीं, आज तो बुकड है पूरा। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड टू बी अ डिज़नी कैरेक्टर, व्हिच वुड यू बी एंड व्हाई? डिज़नी कैरेक्टर,
अच्छा, डिज्नी के कैरेक्टर्स इतने याद नहीं मुझे, लेकिन बाकी एनिमेटेड कैरेक्टर्स में सोच सकता हूँ। डिज्नी तो हाँ, कोई ना, कोई बता दूँ? हाँ, तो देन आई थिंक पुस इन बूट्स। हुँ। सो टेल मी योर फेवरेट कार्टून या शो जो भी तुम बचपन में देखते थे? हाँ, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ओह! निकलोडियन पे। हाँ। इफ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ योर लाइफ वाज़ अ स्टोरी, व्हाट वुड बी इट टाइटल्ड? मेरी स्टोरी। हुँ। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा। एंड अगर उसके ऊपर मूवी बनती, तो तुम कौन से एक्टर को लेते एज़ अ अच्छा, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी? हाँ, मेरी मूवी का नाम होता है अगेंस्ट द विंड, एंड आई गेस फरहान अख्तर। हुँ। चलो ये तो था अपना रैपिड फायर राउंड यार, काफ़ी मज़ा आया इस राउंड में। अब जाने से पहले एक अमितांश, तुम जो आने वाले नीट एस्पिरेंट्स है, जो नीट 2024, 2025 या आगे के भी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब कि तुम्हारा क्या मैसेज रहेगा उनको कि प्रिपरेशन से रिलेटेड? मैं बस ये कहूँगा कि अपने गोल पे फोकस्ड रहो। उसको हर दिन याद करो कि मैं किस लिए ये कर रहा हूँ, भले ही कितना भी सफरिंग हो रही हो। मैं एंड में जाके जो मुझे मिलेगा उसकी वर्थ ही अलग है। अ, और इनफैक्ट उस मोटिवेशन को ही लेके चलो कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर्स कितना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे, तुम खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो। सो हुँ, जस्ट टेक दैट मोटिवेशन, टेक दैट होप, डोंट बैक डाउन कि कुछ भी अगर बीच में आड़े आ गया तो हमने गिव अप ही कर दिया। नहीं, अगर पीछे हुए हो तो फिर से आगे आ सकते हो, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। बस बी कंसिस्टेंट एंड डू दिस विद, इसको हैप्पीनेस के साथ करो, एज अ बर्डन मत करो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, हुँ। ऐसे वे सोच के वे करो। वेरी वेल सेड यार अमिताभ। एंड यार अमिताभ, थैंक यू यार, इस चैनल पे आने का बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एंड सो गाइस यार, हमने आज काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, काफ़ी हमने पॉइंट्स को उठाया नीट प्रिपरेशन की जर्नी में, और हमने देखा कि यार कि व्हाट मेक्स अ टॉपर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पब्लिक, रेस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स। क्या उसमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं या कैसी उसकी स्ट्रैटेजी रहती है टू अप्रोच डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच यू फेस इन द नीट प्रिपरेशन। So yeah, guys, that's it. I am Sunny Goyal and signing off to you. So thank you, Amrita, आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।